सो अ लॉट ऑफ पीपल फियर कि प्रिपरेशन टाइम में हम एग्जाम नहीं देंगे, जब तक हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं है हम एग्जाम ही नहीं देंगे। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वन कैन मेक। अगर सारे कोचिंग सेंटर हटा दिए जाएं तो आपको क्या लगता है कि वही बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे जो विद कोचिंग हो रहे हैं? इट शुड नॉट बी नीडेड इन द फर्स्ट प्लेस, दैट इज अ फेलियर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। एम्स के साथ क्या होता है, अगर कोई एम्स के अंदर एमबीबीएस में सेलेक्ट होता है, क्वाइट लाइकली वो सारी एजुकेशन वो एम्स से ही करके निकलेगा, दैट इज द गोल। तो एम्स घुसना इज वेरी डिफिकल्ट बट निकलना सबसे ईजी। बट एम्स इज नोन फॉर प्रेशर एंड कंपटीशन। बाहर से ये लग सकता है कि एम्स है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई का होता है, वो नहीं। स्किन टोन जो है वो रेडिकली चेंज होते हुए मैंने देखा है। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि सनस्क्रीन का भी कोई साइड इफेक्ट होता होगा कि अगर आप सनरेज को ब्लॉक कर रहे हो जो नेचुरली आती हैं, सो इज इट नॉट लाइक दैट? आपको काफ़ी सारे पहले डाउट्स थे कि विटामिन डी की कमी होने लग जाएगी अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे। इंडियन स्किन इज़ वेरी गुड इन दैट वे कि हमें स्किन कैंसर्स कम होते हैं वेस्टर्नर्स से। सो अगर वो सनस्क्रीन ना लगाएं, उनको स्किन कैंसर, मेलानोमा होता है, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये आजकल लोगों को अपने बाल उगवाने का बड़ा क्रेज़ हो गया है कि भाई बाल उड़ भी जाएं तो लग सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि कुछ भी कर लो गंजे के सर पे बाल नहीं आएंगे। बाल नहीं आएंगे। बॉटुलिनम टॉक्सिन इज मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट लीथल टॉक्सिन नोन टू मैन। उसको सुपर 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 डाइल्यूट किया जाता है और इसको इंजेक्ट किया जाता है मसल्स के अंदर। पैसे बचाने के चक्कर में दे एंड अप risking their lives, which is so much more valuable. You can earn money once again, but you cannot get back those lives. वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्विच टॉक। और आज इस एपिसोड में हम जिस प्रोफेशन की बात करेंगे वो है मेडिसिन। ख़ास तौर पे डर्मेटोलॉजी का जो क्रेज़ पिछले 5-7 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे बिकॉज आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हमेशा से पढ़ाई में बहुत ही कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। एम्स की जो रैंकिंग थी उनकी वो थी ऑल इंडिया रैंक 10। नीट में उनकी रैंकिंग थी 57। और उसके अलावा जब उन्होंने मास्टर्स किया तो उन्होंने डर्मेटोलॉजी क्यों चूज़ किया उसके बारे में बात करेंगे, और डर्मेटोलॉजी का क्या स्कोप है, किस तरह से वो अभी जयपुर में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है राजस्थान का, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, वहाँ पर डर्मेटोलॉजी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि किस तरह से उनकी ये जर्नी रही है और आगे किस तरह से वो इस जर्नी को देखते हैं। सो मैनी थैंक्स डॉक्टर इफ्तिखार खान for being here, accepting our invitation to be at our podcast. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ ऑनर फॉर मी एज वेल। सो सबसे पहले तो ये बताएं इफ्तिखार कि आपने इतनी कमाल की जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रही, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम वैसे ही बड़ा टफ होता है, उसमें ऑल इंडिया रैंक 57, फिर आपने जो एम्स का भी उस टाइम पे अलग एग्ज़ाम होता था विच वाज इन 2013 इफ़ आई एम राइट। यस। सो उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक 10। सो ये कमाल कैसे हुआ? सो आई थिंक एट दैट टाइम, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आई इन्जॉयड द होल प्रोसेस। सो 11th और 12th आई वॉज इन सेंट जेवियर्स, आई वॉज इन माई स्कूल, आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल रेगुलरली। अ लॉट ऑफ पीपल, काफ़ी लोग होते हैं वो डमी स्कूल चले जाते हैं। आई डिड नॉट इंटेंड टू डू दैट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बस किताबों को लेके बैठे रहते हो, इफ़ यू हैव सो मच टाइम, यू डू नॉट प्लान इट बेटर वे। मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम then and you are not free the whole time and you keep yourself busy, so that actually helps a lot. So I was and the most important thing जो काफ़ी सारे लोग मिस कर देते हैं कि regularity is very very important. So I think that was the reason I was regular. So I was taking my coaching from a particular coaching institute that used to be in the evening. In the morning I would be in the school. बीच के अंदर इनफैक्ट मेरे घर से हमारा स्कूल 4 किलोमीटर दूर था। आई यूज़ टू साइकिल टू एंड फ्रो फ्रॉम देयर टू इंश्योर कि मेरी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे उस टाइम पे, बिकॉज आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट। अ लॉट ऑफ पीपल लूज देयर फिजिकल हेल्थ, तो वो लाइक इन टर्न दैट एक्चुअली हार्म्स योर मेंटल हेल्थ एंड योर माइंड सेट एज वेल, मुझे ऐसा लगता है। राइट, दैट्स ट्रू। सो जब आपने ये बताया, वो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि बैलेंस्ड लाइफ जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो टू पेरेंट्स कि इफ्तिखार ने जो रिजल्ट्स अचीव किए वो सिर्फ पढ़ाई पे 100% फोकस नहीं था, कंसिस्टेंसी थी, बट अलॉन्ग विद दैट ही एंश्योर्ड कि
फिजिकल हेल्थ पे भी वो काम करें। और जो हमारी बात हो रही थी, आपने बताया आप स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव थे। जी जी, तो इवन सो आवर स्कूल यूज्ड टू बी रियली, दे यूज्ड टू प्रमोट अ लॉट ऑफ इवनिंग गेम्स evening एंड games and sports. So I was there in the swimming team, I was there in the cricket team, and tennis भी मैं खेलता था. Even though 11th 12th के टाइम इतना टाइम नहीं होता था, but till 10th I used to do that. But even in 11th 12th I used to ensure कि at least थोड़ी physical health maintained रहे and थोड़ा physical exercise रहे, because that has helped me throughout my journey. राइट। सो वी वुड लाइक टू गो बैक टू योर स्कूल टाइम ओनली, कि जब आपने प्रिपरेशन की और एग्ज़ाम दिया नीट का, देने के बाद रिजल्ट आने से पहले वर यू कॉन्फिडेंट कि यू विल गेट थ्रू? Yes, I was. So क्या होता है कि when 11th 12th के अंदर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स, अ लॉट ऑफ पीपल फियर कि प्रिपरेशन टाइम में हम एग्जाम नहीं देंगे, जब तक हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं है हम एग्जाम ही नहीं देंगे. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वन कैन मेक. सो व्हेन यू आर गिविंग दोज एग्जाम्स दे आर नॉट ओनली टू टू टेल यू कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, बट मुझे ऐसा लगता है जो आप उन एग्जाम्स में क्वेश्चंस गलत करते हो वो आप आगे कभी गलत नहीं करोगे if you just revisit those exams. So I believe that was one of the things. I was confident that I'll get a good rank because जो मेरे all India जो tests होते हैं everything, I used to get a very really good rank in that. In fact, when I get like मेरे 10-15 क्वेश्चन छूट गए थे मेरे नीट के पेपर में, so that led to my rank being 57. Yeah. So अच्छा, मतलब 57 पे भी ये yeah, so अफसोस है। that was one thing. So I was actually Could have upset been after better. my paper. I Okay. was because I did not do at par. So उसके बाद ना 1-1.5 महीने गैप होता था एम्स एग्जाम के लिए. So I ensured that कि उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए and to do as good as I could in the एम्स का एग्जाम. सो आपका जो ये एकेडमिक्स पे जो पकड़ है, डू यू थिंक कि आपकी फैमिली का भी इसमें रोल रहा, या स्कूल का रहा, या दोनों का? किस तरह से उसे देखते हैं? बिल्कुल, आई थिंक फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स. वाओ। And so my mom is a professor in SMS, my dad is he's an orthopedic surgeon. तो उनका रोल बहुत रहा बिकॉज एक वो इंस्पिरेशन रहता है एंड एक सेल्फ बिलीफ रहता है कि दैट यू कैन डू इट. सेकेंडली दे वर ऑलवेज very, whatever I would do, whatever rank I would get, they would be fine with it, they would be happy with it कि भाई कभी खराब भी आ रही कभी अच्छी भी आ रही. never, the pressure was never there कि भाई ये इतने में इतने क्यों नहीं हुए. So when the pressure starts building up from outside, sometimes specifically 11th 12th में जब आप 15-16 साल के हो 17 साल के हो तो sometimes you end up being worried and आप फोकस नहीं कर पाते हो मेन चीज़ों पे व्हाट आर इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट बट प्रेशराइज करना इज लाइक पेरेंट्स शुड अवॉइड दैट. और स्कूल का रोल आप कैसे देखते हैं? सो स्कूल का रोल बहुत अच्छा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर वेरी सपोर्टिव. तो हमारे जो वाइस प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर मिस्टर सी के पुनूस, सो ही वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव टू मी. ही टोल्ड मी कि मेरा एक ही गोल है, आई वॉन्ट यू टू डू रियली रियली वेल इन द नीट एग्जाम. ठीक है, बाकी the school would go on because I don't know, he was very confident in me and he saw something in me. So I think the school was very helpful. All the teachers, जो हमारे biology की teacher थी like Shama ma'am and a lot of people were there, they were all very helpful and very supportive. I think that was one thing. ओके, सो पुनः सर के बारे में मैं बता दूं, द स्कूल वेयर वी आर सिटिंग, वीकेंड हाई स्कूल जो है ये, दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय पुनः सर एंड ही टॉट मी बायोलॉजी व्हेन आई वाज इन 7th 8th. Exactly. So he was like very 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 supportive to me. एक्सीलेंट। सो स्कूल का बहुत सपोर्ट रहा, घर पे माहौल था ही, और आपने भी यू मेड श्योर कि उसका आपने पूरा फ़ायदा उठाया. नाउ कमिंग टू द नीट एग्ज़ाम, कि जो स्टूडेंट्स अब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आप क्या रोड मैप देंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए? Yeah, so I think a lot has changed from my time to now, but the basic principles remain the same. मुझे ऐसा लगता है कि a lot of people end up trying to do a lot from a lot of times कि भाई आप मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं इधर से भी पढ़ लूँ, मैं इस कोचिंग के नोट्स भी ले लूँ, मैं वो भी. If you are not able to revise any of those things, it's useless. Repetition is most important because human brain भूल जाता है. Like we end up forgetting things really fast. So if you do not repeat it, revise it multiple times, none of those things that you read once are useful. Secondly, I think exams को skip कभी नहीं करना चाहिए. You should keep on testing yourself again and again and again. If the problem solving ability is not there, then you end up suffering in the exam, the main exam. Thirdly,
I think NCRT is still the key for NEET. It's really the key, and usko there's no two ways to it. I think ये है broadly, and now there are a lot of obviously competition भी बढ़ गया है, seats भी बढ़ गई हैं, but I think the basic principles remain the same of cracking any exam. Right. So that makes sense. And now tell me about coachings कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बहुत लोगों से पूछता हूँ, ख़ास तौर पे जो भी नीट और जेई के स्टूडेंट्स हैं या जो क्लियर कर चुके, क्रैक कर चुके एग्ज़ाम, उनसे कि अगर सारे कोचिंग सेंटर हटा दिए जाएं तो आपको क्या लगता है कि वही बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे जो विद कोचिंग हो रहे हैं? So I think there are two ways to it. I think कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर, मैं मानता हूँ, वेरी डिट्रीमेंटल इन अ वे. उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, एंड सपोज करो कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, लाइक इफ समबडी इज नॉट एबल टू अफोर्ड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और समथिंग, द गुड पार्ट तो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक है, एंड ओवरऑल जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, और लोग जो नेचुरली सीखने चाहिए थे 11th 12th भी, इट शुड नॉट बी लाइक कि भाई फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज कोचिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल. अगर आप नीट या कुछ भी कर रहे हो, it should not be the case. मतलब it should not be needed in the first place. That is a failure of the education system. मेरा मानना ये है. But obviously I did coaching for everything because that is how you have, मतलब there's no two ways to it. You have to do that. आपको उसके oriented पढ़ना ज़रूरी है, उससे पुराने questions पढ़ना ज़रूरी है, because sometimes जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, that cannot really, you cannot do really well with that in the competitive exam. या बिकॉज स्कूल्स में एक इशू ये भी होता है कि हर बच्चा एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, तो स्कूल Cannot कॉम्पिटिटिव focus. एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा सकते हैं. Exactly. सो दैट इज वेयर कोचिंग्स हैव अ रोल टू प्ले, एंड यू फील कि even if it is a failure of our system, It's a necessary evil it now. is okay. So that makes sense. That is how we can summarize it. Okay. So now your routine when you were taking coaching and when you were preparing, especially in 11th and 12th, तो जनरली ये होता है कि बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता है. पहले आप, बिकॉज यू आर ऑल्सो रेगुलर विद स्कूल, तो पहले आप स्कूल जा रहे हो, फिर आप स्कूल का कुछ काम करोगे जो भी टीचर्स ने दिया, उसके बाद आप कोचिंग जा रहे हो, फिर आप कोचिंग की भी तैयारी करनी पड़ेगी या होमवर्क भी जो भी होगा, रिविज़न होगा, यू हैव टू डू दैट. सो वो 2 साल स्पेसिफिकली, अगर 11th 12th की हम बात करें, आजकल तो लोग 7th 8th से ही स्टार्ट करने लग गए हैं ये तैयारियाँ, वो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो बचपन है वो छिन जाता है? एब्सोल्युटली. मतलब मैं बता रहा हूँ ना, सो आई फील मेरा सेलेक्ट होना एम्स में was a lot because I had the right people around me, and I knew कि भाई ऐसा किया जाता है. I had also cousins and brothers, मतलब brothers and sisters जो कि they had done really well in these exams. So I had that road map with me. और a person who does not know it, it becomes really difficult for that person कि भाई how to establish it, how to start with it, or how to approach this whole thing, कितना importance है और क्या है. So the roadmap used to be like this, yeah. मतलब, so my routine used to be morning में I would wake up at 7 8 a.m. in the morning, go to my school, come back by 2, have food or something, and then I would go to my coaching. 4 to 8 I would be in the coaching, and after that I would ensure that कि जो मुझे कोचिंग में उस दिन पढ़ाया गया है, I have to study that the same day when I come once the same day. So 8:30 9 तक आता था, I would have food till 9:30 10. 1 से 1.5 घंटे के अंदर 11:30 तक I would complete all of it. And so that discipline actually really helped me because I would not skip that. That was a rule I was following and that I ensured to do throughout. Okay. Now, since you were selected for NEET as well as AIMS, so choice was clear कि AIMS ही जाना है. हाँ, कोई डाउट ही नहीं था. And yeah, the best decision ever. So how was life in AIMS? So I think I would still say after everything, my MBBS years were the best days of my life, period. I made really good friends there. So एम्स के साथ क्या होता है, अगर कोई एम्स के अंदर MBBS में सेलेक्ट होता है, क्वाइट लाइकली वो सारी एजुकेशन वो एम्स से ही करके निकलेगा. दैट इज़ द गोल. So I have friends, so I came back to Jaipur recently, like 6 months ago. उससे पहले I was at AIMS Delhi only. So
आई हैव फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि उन्होंने 12-15 साल से वहीं पे हैं, एंड ऑल द फ्रेंड्स दैट आई हैव, द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स दैट आई हैव, दे आर स्टिल एट एम्स. सो एक फ्रेंड सर्कल, एक फ्रेंड ग्रुप जो होता है, दैट इज इमेंस, बिकॉज आप उन्हीं सेम लोगों के साथ 12-15 साल, 12 साल तक हो. सो द काइंड ऑफ बॉन्डिंग यू गेट, द काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू गेट इज अमेजिंग. सेकेंडली, बाहर से ये लग सकता है कि एम्स है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई का होता है. नो, बेस्ट पार्ट अबाउट एम्स यूज टू बी कि किसी भी चीज़ के अंदर कोई फोर्स नहीं करता था. द फैकल्टी वर रियली नाइस. यू कैन, तुम जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो, जो रिसर्च करना चाहो वो कर सकते हो. इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, तो भी मैं मानता हूँ एम्स घुसना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट निकलना सबसे ईजी. But AIMS is known for pressure and competition. I would definitely disagree to it. It's a myth, मतलब in my opinion, because मतलब the pressure was not there. There was not a lot of pressure. You could do whatever you want. That's what I'm telling. काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आप घुसना it would be relatively easier at AIMS, but pass होना and failure rate would be a lot more. That was not the case at AIMS, because in a lot of medical colleges कई बार जो faculties हैं उनको grudges होते हैं. I don't know why, they would have grudges against particular people, but that was not the atmosphere. माहौल नहीं था AIMS में ऐसा. सब जो सारे faculties थे, they would take care of us like their own children. So that was a big plus. And how important is mentorship in medical college? Did you get Yeah, that? so it is very important. So I think mentorship is even more important after MBBS. Okay. So when you are selected into a particular branch, because MBBS would be, you will be jack of all the 19 subjects that are there, but after post graduation you are doing particular thing. Surgery में तो और भी ज़्यादा important है, and so is the case with other case. You need a senior person, that may be your senior in residency, that might be your senior resident, that might be one of the professors जो आपको, who guides you through the whole step, who teaches you, and he's there for you as well. So I think that was very important, and I found really good people during my post graduation as well. So now coming to your masters, like post graduation, how and why did you decide dermatology? So fun fact, my dad is an orthopedic surgeon, and I had taken up the orthopedics from AIMS Delhi as the first choice. I'd worked for 1 month. I was sleeping only 3 hours a day. 3 hours a day, walking 30,000 steps a day. मैंने कहा नहीं, ये नहीं करना है मुझे. Luckily, so open counseling होती थी उस time. I got a dermatology seat, which is very rare at my rank, and I grabbed it with both my hands कि भाई नहीं, I would do dermatology now. And honestly, it's a very, I would not want to change that decision at all. That was the best decision. I had a good work-life balance, and dermatology as a branch has a lot of scope in terms of, if you just want to do clinical dermatology, कि जस्ट आपको स्किन की बीमारियों को देखना है वो भी कर सकते हैं. आप चाहते हैं कि आपको स्किन की थोड़ी सर्जरीज करनी है, स्किन में लेजर्स करने हैं, या फिर आपको थोड़ा एस्थेटिक्स टाइप, थोड़ा आपको लोगों के फेसेस को चेंज करना है, वो वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं. तो स्कोप बहुत है. लोगों को पता नहीं होता है स्टार्टिंग में कि क्या क्या है, बट क्योंकि हमारी MBBS के टाइम डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती थी 2 हफ्ते की, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से होती, तो हमें पूरा आइडिया होता था कि इस डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कोप है और क्या क्या किया जा सकता है. वेरी इंटरेस्टिंग. और अब तो पिछले कुछ सालों से तो डर्मेटोलॉजी का स्कोप वैसे भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि एस्थेटिक मेडिसिन को लेकर काफ़ी अवेयरनेस आ गई है. बहुत लोगों को मैंने भी देखा है कि बहुत सारे क्लिनिक्स खुलने लगे हैं. राइट. सो द स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि धीरे धीरे एज लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होती है, तो दे आर नाउ मोर अवेयर कि भाई आप कैसा दिखना चाहते हैं. स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से भी ये भी एक रीज़न है कि पीपल वांट टू लुक द बेस्ट दे कैन. बट नाउ देयर इज़ अनदर क्वेश्चन हेयर, बिकॉज स्पेशली अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो लोगों की शक्लें बदल जाती हैं, और दैट हेल्प्स देम कंसिडरिंग द प्रोफेशन. बट otherwise ethically या morally do you feel at any point of time कि इन चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता है कि भाई नेचर ने आपको जैसा बनाया आप उसको चेंज कर रहे हैं, और इज इट So I think उनके लिए तो it is a part of their job. If they would not look a certain way, तो the industry would not accept them. अब they have the means, and unless and until वो उनकी हेल्थ पे कुछ असर डाल रहा है, I don't see any problem with it.
अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास वो मीन्स नहीं होते हैं एंड उनको देख के जो इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. मतलब उनको देख के कि इन्होंने ये सर्जरी करा ली, उन्होंने ये करवा लिया, ये करवा लिया, एंड whom a lot of people do not need it. So एक चीज़ होती है बॉडी डिस्मॉर्फिया. तो उनको अपनी जो इवन इफ दे लुक परफेक्टली फाइन, उनको अपने फेस में, अपने स्किन में, अपनी बॉडी में प्रॉब्लम लगती है. काफ़ी सारे लोग जो इन एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा जाते हैं, एक बेसिक लेवल इज़ फाइन, बट जो बहुत ज़्यादा जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फिलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके अंदर काफ़ी हद तक काफ़ी परसेंटेज में वो पाया गया कि बॉडी डिस्मॉर्फिया का भी फीचर्स होते हैं उनमें, कि भाई उनको अपनी बॉडी इमेज से प्रॉब्लम है, कि भाई हम जैसे दिख रहे हैं उससे प्रॉब्लम है. एंड अल्टीमेटली साइड इफेक्ट्स भी होंगे. बिल्कुल बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स होते, तो इट डिपेंड्स. उसको एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर दिया जाए हर चीज़ को, एंड साइंटिफिकली दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिलर्स के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं, हाइफू आता है, बोटॉक्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी वेरी सेफ. बट अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा ही लगा देंगे तो दे एंड अप सो अभी रिसेंटली आई थिंक one of the Urfi Javed is one of the celebrities. She got her lip fillers dissolved because उसने बहुत ज़्यादा ही डलवा लिए थे, and it become really, it ended up looking really bad. Yeah, it should be natural at the end of the day. It should feel natural. It should not feel artificial. So now this brings me to the question कि जैसे when I was into administrative services, I remember कि डूंगरपुर एक जगह है, उस डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सीमलवाड़ा सब डिवीज़न में मेरी पोस्टिंग थी. वहाँ पर मुझे खबर मिली कि कुछ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो लोग चला रहे हैं, क्वैक्स जिनको हम कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर, और वहाँ पर वो एबॉर्शंस कर रहे थे इलीगली. तो हमने वहाँ पर पूरा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर मैंने वहाँ पर जब रेड की तो वहाँ पता चला कि देयर वर 18 पेशेंट्स जिनका एबॉर्शन उन्होंने किया था इलीगली. सो ये जो इश्यूज़ आते हैं उस पर काफ़ी डिटेल में भी फिर हम लोग गए कि इसके क्या रीजंस होते हैं एंड ऑल दैट. बट कमिंग टू दिस डर्मेट की अगर बात करें, डर्मेटोलॉजी की, तो ये तो बड़ा रिस्की हो सकता है अगर लोग इस तरह के क्लिनिक्स में चले जाएं जहां पर प्रोफेशनली ट्रेन डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं ये सब ट्रीटमेंट. एब्सोल्युटली. सो रिसेंटली आई थिंक 5-6 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था आगरा के अंदर, वेयर अ क्लिनिक वाज रन बाय अ पर्सन, अ डेंटिस्ट. Dentists are great in their job, but they are not trained for skin related. So they were doing hair transplants there, and even in there, technicians जो कि who were not even qualified were doing it without the supervision of any surgeon. Unfortunately, 2 engineers ended up losing their lives there in 2 days. So people can think, so काफ़ी जगह क्या होता है, लोग सोचते हैं कि चलो 20,000 में हो रहा है, 30,000 में, पैसे बचाने के चक्कर में they end up risking their lives, which is so much more valuable. You can earn money once again, but you cannot get back those lives. So that इंडिया के अंदर अभी इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जितने चाहिए वो नहीं है, which needs to come up. And because the industry relatively new है इंडिया में, I believe in the due course of time, because of these incidents, a lot of these incidents, there would be stricter regulation कि भाई ये जो चीज़ है, अब काफ़ी जगह पे ऐसा है, people who are not even educated are doing these things. कई बार फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, कई बार डाइटिशियंस कर रहे हैं, तो जो अब मैं उनका काम नहीं कर सकता हूँ, बट दैट बिकॉज इट्स वेरी लुक्रेटिव, इट इज़ ईजी मनी. लोगों को आप भाई बहला सकते हो कि भाई हाँ. एंड आजकल क्या है कि बहुत ऑनलाइन ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो बता देंगे कि हम फेलो इन एस्थेटिक मेडिसिन हैं, हम ये हैं, PGDCC हैं. नन ऑफ दीज इंडिया के अंदर वैलिड नहीं है. जो NMC है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, एक को भी वैलिडेट नहीं करती है. बट इफ़ यू गो ऑनलाइन, इतने सारे कोर्सेज हैं, वो भरे पड़े हैं. एंड अब कोई लेमैन है जिसको आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें इलीगल हैं, दे वुड राइट इतनी 5-5 6 डिग्रियाँ लिख देंगे, बट वो एक भी वैलिड नहीं है. वो हार्डली, वो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, 1-2 हफ्ते के कोर्स होते हैं, उसमें एक दिन उन्होंने दिखाते हैं और बस डिग्री दे देते हैं. सो या अ लॉट नीड्स टू बी डन इन द एंटी क्वैकरी थिंग राइट नाउ. डेंटिस्ट की आपने बात की, तो ये मैक्सिलोफेशियल जो Yes, होता है तो वो उसमें शायद दे आर यस, बेटर. OMFS जो होते हैं, जो MDS OMFS हैं, उसको अभी तक जो DC, इवन जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो बोलती है वो कर सकते हैं. बट जो प्लेन BDS हैं या फिर MDS जो होता है, स्पेशलिटी इन एनी अदर फील्ड, शुड नॉट बी डूइंग इट. बट लाइक दैट्स नॉट द केस ओवरऑल.
सब लोग कर रहे हैं. इवन डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया सेज कि बाकी जो BDS हैं या फिर बाकी MDS एक्सेप्ट OMFS शुड नॉट बी डूइंग कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर या फिर हेयर ट्रांसप्लांट. Great. So now coming to COVID, because when you finished your MBBS, उसके शायद 1-2 साल के अंदर ही कोविड कोविड आ आया. गया था. सो डॉक्टर्स के लिए वो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग फेज था. हाउ डिड दैट चेंज यू, और उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग कोविड? Yeah, so COVID, I think 6 months, 1.5 year into my residency, COVID आ गया था. COVID लॉकडाउन लग गए थे एंड जो नॉर्मल OPDs है वो बंद हो गए थे. टेली डर्मेटोलॉजी वॉज कंटिन्यूइंग. हम लोग वी वर कंटिन्यूइंग विद टेलीफोनिक जो होता है पेशेंट्स का, जो पुराने पेशेंट्स उनका फॉलोअप हम ले रहे थे, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट लेके वो कर रहे थे. दैट वी डिड अ लॉट. उसके अलावा हमारी भी पोस्टिंग्स लगी हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ICUs के अंदर, कोविड वार्ड्स के अंदर. सो इट वॉज दैट वेरी चैलेंजिंग टाइम, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के अंदर जब रिस्क और डर और इतना खौफ था उसको लेके. वी वुड हैव, सो आई स्टिल हैव अ फोटो ऑन माई सोशल मीडिया जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि आप एलियन बन गए हो. सो यू आर इन दैट ओवरऑल हैजमैट सूट, उसके अंदर आपने मास्क लगा रखा है एंड एवरीथिंग. इट वॉज अ चैलेंजिंग टाइम बिकॉज उसमें 6 घंटे निकालना, इट सीम्ड लाइक एन इटर्निटी. आपको सांस नहीं आ रही है एंड आई हैव स्पेक्स, तो वो भी फॉग हो जाते थे. उसमें आपको काम करना है पेशेंट को, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, यू हैव टू कैनुलेट द पेशेंट, you have to give the drugs to the patient. So that used to be a really challenging time. Yeah, so but एक चीज़ मैंने बहुत पॉजिटिव देखी, कोविड के बाद लोगों का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ हैज़ चेंज्ड अ लॉट. पीपल हैव स्टार्टेड एन्जॉइंग देयर लाइफ मच मोर. दे रियलाइज्ड कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग. मतलब लाइक इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, बट इट्स अ गुड थिंग कि लोग दे हैव स्टार्टेड एन्जॉइंग देयर थिंग्स एंड enjoying their relationships more seriously. They are using their time for hobbies and other things. So I think that is one thing that is only positive out of COVID. But yeah, it was definitely a challenging time. So now tell us more about your work ex. कि after doing your post graduation, where and how did you start your So job? yeah, so I did 1 year of senior residency at AIIMS Delhi after that, and then 2 years I was working in private clinics in Delhi, where I learned a lot about the aesthetic part of dermatology, including lasers, including injectables, Botox, fillers, thread lifts and everything. जो सारी चीज़ें, like everything that is there जो कि हेल्प कर सकता है आपकी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए. 2 साल मैंने वहाँ पे किया एंड फिर 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा से मैं SMS के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अभी. सो SMS में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो जॉब होता है इसमें यू डू टीचिंग एज वेल? या सो इट इज़ सेड इट्स असिस्टेंट प्रोफेसर, बट हमारा मेन जो काम होता है वो पेशेंट्स देखना ही होता है. प्लस हमारे अंदर रेजिडेंट्स ट्रेन होते हैं, इसलिए इट्स अ टीचिंग जॉब एज वेल, बिकॉज हम उनको भी ट्रेन कर रहे हैं. MBBS जो है उनको भी हम पढ़ाते हैं, बट मेन जो हमारा काम है इज सीइंग पेशेंट्स. सो प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक में काम करना और अब SMS जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है राजस्थान का, वहाँ काम करना, क्या डिफरेंस है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे इन अ ओवरऑल OPD के अंदर 2000 पेशेंट्स पर डे देखे जाते हैं, एंड पर पर्सन 4-5 OPD रूम होते हैं, पर पेशेंट पर डे 300 से 400 पेशेंट्स आप देख रहे हो. सो यू हैव टू बी रियली फास्ट. अनफॉर्चुनेटली इतना हम चाहते हैं जितना काउंसलिंग, पेशेंट को काउंसल करने का टाइम नहीं रहता है, बिकॉज द वर्कलोड इज सो मच. उस टाइम इफ़ यू आर इन प्राइवेट, द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर लिमिटेड कि भाई दिन के 10, 15, 20, 30 पेशेंट्स रहेंगे, सो यू हैव एनफ टाइम टू काउंसिल द पेशेंट. सेकेंडली आई थिंक द प्रोफाइल ऑफ पेशेंट्स थोड़ा अलग होता है, एंड बट ये है कि यहाँ पे आपको बहुत वेराइटी ऑफ केसेस ज़्यादा मिलते हैं. सो दैट इज़ वाई अभी भी government medical colleges are so much superior than private medical colleges. Because सबसे ज़्यादा जो आपको सिखाता है रेजिडेंसी में या MBBS, वो पेशेंट होता है. अगर जहाँ पे पेशेंट ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा सीखेंगे. सो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द कोर डिफरेंस. तीसरी बात, वहाँ पे पेशेंट्स प्रोसीजर्स कराने आते थे, एस्थेटिक प्रोसीजर्स कराने आते थे, एक्ने लेके इशू या हेयर के इश्यूज लेके आते हैं. यहाँ पे पेशेंट्स की जो इश्यूज हैं दे आर मोर
इन्फेक्शंस या अदर जो, और लेप्रेसी, इनफैक्ट लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, वो भी अभी बहुत सारे लोग उनके पेशेंट हमें मिलते हैं। सोरियासिस, ये वाले पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं। स्किन कैंसर के पेशेंट्स भी आते हैं जो हम ट्रीट करते हैं। सो एक्सपोजर भी ज़्यादा है यहाँ पर, और अलग डिफरेंट अलग तरह का, तरह के, अलग अलग तरह हाँ का अलग एक्सपोजर। अलग तरह के आपको लोग भी मिलेंगे. सो आई एम प्रीटी श्योर इट इज़ satisfying but tiring as well. यस, सो आई जस्ट केम हियर फ्रॉम, मैं ओपीडी से डायरेक्ट ही आया हूँ, तो 9 से 3 हम वही ओपीडी में ही थे, तो बहुत सारे पेशेंट देख के फिर वापस आए हैं अभी। या And with all this, you also get time to do research. या मैंने सो देखा आपके रिसर्च, publications भी हैं, तो यस, how do you balance that? सो आई थिंक रिसर्च, सो एम्स के अंदर भी और एसएमएस के अंदर भी रिसर्च इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि भाई आपको कोई इंटरेस्टिंग पेशेंट मिला या फिर इंटरेस्टिंग केस सीरीज, बहुत सारे केसेस मिले, सो यू आप उसको इंश्योर करो कि यू आर एबल टू पब्लिश इट, सो दैट मोर एंड मोर पीपल नो दैट। आप एक और चीज़ कोशिश करो कि कोई आप नई सर्जिकल टेक्निक या कुछ नया सर्जिकल पर्ल निकालने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट अ लॉट मोर पीपल नो कि भाई क्या हो रहा है। एंड ऑब्वियसली बीइंग रेजिडेंट्स एंड हैविंग रेजिडेंट्स आल्सो हेल्प्स, बिकॉज वो भी हमें हेल्प करते हैं उसमें। So now, since you are into dermatology, ये आजकल लोगों को अपने बाल उगवाने का बड़ा क्रेज हो गया है कि भाई बाल उड़ भी जाएं तो लग सकते हैं. पहले ये माना जाता था कि कुछ भी कर लो, गंजे के सर पे बाल नहीं आएंगे. बाल नहीं आएंगे। अब वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. या सो या देखिए, अभी भी जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे बाल देखेंगे तो पूरे 100% बाल नहीं है, बट जेनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टिल। बट हेयर ट्रांसप्लांट इज़ समथिंग जो कि अब बहुत इफेक्टिव हो गया है, पहले से बहुत अप्रोचेबल हो गया है, एंड जो टेक्निक है वो भी बहुत अच्छी है। सो पहले एक तरह की टेक्निक होती थी, उसको हम बोलते थे FUT। उसके अंदर क्या होता था, पीछे से हम पूरा एक पार्ट ऑफ हेयर पैच निकालते थे और फिर वहाँ पे सूचर लगाया जाता था। रिजल्ट अच्छे आते थे उससे भी, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, आपका हमेशा पीछे एक स्कार मार्क रहता था। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज नाउ वी डू इज FUE, जिसके अंदर फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन लेते हैं। 0.8 mm का पंच होता है, बहुत ही छोटा, एंड उससे इंडिविजुअली सारे जो बाल हैं वो निकाले जाते हैं, एंड उसको फिर आगे इम्प्लांट किया जाता है। बेसिकली जैसे पौधा निकाल के पौधा लगाया जाता है ना, बिल्कुल द प्रोसेस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, एंड इट हैज़ बिकम रियली सेफ, बिकॉज पेशेंट उठा रहता है हमेशा, वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है, पेशेंट को बेहोश होने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड इट्स ऑलमोस्ट पेनलेस, पेन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ओके, सो इट इज़ सेफ. कोई साइड इफेक्ट्स? वही तो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, साइड इफेक्ट्स, अगर आपको सर्जन अच्छा है, सर्जन पढ़ा लिखा है एंड दे नो हाउ टू डू अ सर्जरी, साइड इफेक्ट्स आर नेक्स्ट टू निल। बिकॉज जो मैक्सिमम साइड इफेक्ट होते हैं वो तब होता है, या तो एनेस्थीसिया, जो लोकल एनेस्थीसिया वो ज़्यादा दे दिया तो उससे हमारे लंग्स पे और हार्ट पे फ़र्क पड़ता है, और पेशेंट कैन डाई बिकॉज ऑफ इट। बट और दूसरा होता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया, आपने जो आपका OT सही नहीं था, या आपके इंस्ट्रूमेंट सही नहीं थे, या फिर आपने एसेप्सिस का ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए उस केस में इट कैन इवन बी फेटल। तो सर्जन को चूज़ करना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन कि भाई आप पैसे बचा लो, कि भाई मैं 30,000 रुपये कम में करवा लूँगा, 40,000 रुपये कम में करवा लूँगा। आई थिंक दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे ऐसा लगता है हम इंडियंस कई बार अपनी अपनी लाइफ को उतना वैल्यू नहीं कर पाते हैं, which we should a lot more. And I think that is evident जब आप रोड पे भी होते हो तो भी आप देखोगे कि भाई we are not following the rules, even though वो हमारे लिए ही बने हुए हैं। ट्रू. सिविक सेंस का भी बहुत मेजर इशू है अभी. ओके, सो दिस वाज अबाउट हेयर कि अब ये सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं है कि नेक्स्ट टू नील, देखो 0% तो कहीं नहीं, हाँ, बट इट्स वेरी सेफ अंडर गुड। नाउ कमिंग टू स्किन ट्रीटमेंट, जिसमें जो फिलर्स और बोटॉक्स, आर दीज टू डिफरेंट थिंग्स यस, एंड बोथ आर सेफ? दे बोथ आर वेरी सेफ। सो वही बता रहा हूँ, इसके अंदर भी अगर सही इंसान से आप करवा रहे हैं तो वेरी वेरी सेफ। सो बोटॉक्स जो होता है, बेसिकली क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो एक टॉक्सिन बनाता है जिसको it has been diluted to a large extent, because it is one of the most lethal toxins known to man. Botulinum toxin is one of the most lethal toxin known to man. उसको सुपर 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 डाइल्यूट किया जाता है और इसको इंजेक्ट किया जाता है मसल्स के अंदर, स्पेसिफिकली फोरहेड की जो मसल्स हैं, आईज के अराउंड जो मसल्स हैं, जॉ लाइन की जो मसल्स हैं। सो व्हाट इट डज इज कि वो पैरालाइज कर देता है इन अ कंट्रोल्ड वे उन मसल्स को। उसकी वजह से झुर्रियाँ जो हो जाती हैं, जो रिंकल्स हो जाते हैं, वो नहीं दिखते हैं। तो यूजुअली 6 महीने के बाद हम उसको रिपीट करते हैं। ऑब्वियसली नथिंग इज़ परमानेंट, 6 महीने में उसका इफेक्ट चला जाता है। व्हेन वी कम टू फिलर्स,
वो भी इंडिया के अंदर जो फिलर्स हैं वो हाइलोरॉनिक एसिड से बने हुए होते हैं. सो व्हाट इट डज इज कि कहीं पे एज वी ग्रो ओल्डर हमारा फेस आप नोटिस करेंगे व्हेन यू आर इन योर 20s आपका फेस काफ़ी ऊपर की तरफ, इट्स एन इन्वर्टेड ट्राइंगल. एंड एज वी ग्रो ओल्डर आपका वो फेस नीचे की तरफ लूज होने लग जाता है, सारे डिसेंड हो जाते हैं. वॉट इज द मेन फोकस ऑफ फिलर इज कि जगह को भरना इज नॉट द मेन फोकस. उसका फोकस है कि आपके फेस को फिर से लिफ्ट करने में हेल्प करना सो दैट इट लुक्स यंगर एंड इट शुड नॉट लुक अननेचुरल. जिसके भी अननेचुरल लगते हैं वो ओवर फिल्ड फेसेस होते हैं. सो इट्स वेरी सेफ. उसमें इंश्योर ये करना होता है कि आपको अनाटमी सही से पता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या हैं वो सही से पता होनी चाहिए कि आप ऐसी जगह पे ना डालें जहाँ ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. ग्रेट. सो अब लोगों को आप सुंदर दिखाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं. बिल्कुल, मतलब आई थिंक सुंदर दिखाने तो आई थिंक आई स्टिल बिलीव कोई मेरे पास पेशेंट आता है, I ask them if you are fine with your skin and fine with yourself, I would not do anything for your skin. You should be fine with what you are. अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे को इस चीज़ में प्रॉब्लम लग रही है, then we have a lot of things that we can address. एक और चीज़ होती है बूस्टर्स आर देयर. सो व्हाट दे डू इज़ वो स्किन के भी टर्जिडिटी और स्किन के अंदर जो हाइलोरॉनिक एसिड है उसको इम्प्रूव करते हैं, जहाँ से कोलाजन बिल्ड हो जाता है, जिससे भी आपकी स्किन थोड़ी और ग्लो करती है एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्किन. एक और इशू जो इंडिया में स्पेशली मैंने देखा है कि टूवर्ड्स फेयरनेस एक बायस रहता है लोगों का कि अगर फेयर है तो बेटर है. इस तरह की एक थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से शायद कुछ आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, ग्लूटाथियन, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है कि लोग उसको लेने से, मैंने कुछ लोगों का देखा है कि उनकी स्किन में जो कलर है, स्किन टोन जो है वो रेडिकली चेंज होते हुए मैंने देखा है जिन लोगों को मैं जानता हूँ बचपन से, इंक्लूडिंग सम पॉलिटिशियंस. तो ये क्या चीज़ है ग्लूटाथियन एंड इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं? सो ग्लूटाथियन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी में नेचुरली मिलता है. इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर बॉडी. व्हाट इट डज इज कि वो मेलानिन प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर देता है. अगर ये भी सही तरीके से लिया जाए तो इट इज़ वेरी सेफ. इसमें आईवी ग्लूटाथियन, जो आईवी इंजेक्शंस आर बेटर देन ओरल ग्लूटाथियन टैबलेट्स. बट उसमें भी मैं मानता हूँ ग्लूटाथियन लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपको अपना स्किन केयर, एक बेसिक स्किन केयर रूटीन और धूप से बचाव रखना. सन प्रोटेक्शन इज़ वन थिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट इन मेकिंग श्योर दैट योर स्किन डज नॉट एज अ लॉट. स्किन के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पिगमेंटेशन नहीं आ रहा है. दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट बिकॉज ग्लूटाथियन आप जब तक लेंगे तब तक वो आपके स्किन टोन को 1 या 2 शेड लाइट करेगा. बट when you stop it goes back to normal. But अगर आपकी स्किन केयर रूटीन अच्छी है, you can actually maintain that and your skin quality and overall skin पे irregular pigmentation नहीं रहेगा फिर. सो सनस्क्रीन्स का जो कल्चर आ गया, ये मतलब ओल्ड स्कूल है हम लोग तो. माय डॉटर्स आर स्टिल आफ्टर माय लाइफ कि आप ये सनस्क्रीन लगाए बिना मत जाया करो, बट आई गो आउट लाइक मैं उतना फॉलो नहीं कर पाता हूँ. सो मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि सनस्क्रीन का भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता होगा कि अगर आप सन रेज को ब्लॉक कर रहे हो जो नेचुरली आती हैं या मिलती हैं हमारे स्किन को, सो इज़ इट नॉट लाइक दैट? सो नहीं, तो इसमें नहीं पाया गया है. सो आपको काफ़ी सारे पहले डाउट्स थे कि विटामिन डी की कमी होने लग जाएगी अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे. बट जो स्टडीज़ है उन्होंने दे हैव नॉट फाउंड कि विटामिन डी की कमी होने लग जाएगी. एंड सेकेंडली इंडियन स्किन इज़ वेरी गुड इन दैट वे कि हमें स्किन कैंसर्स कम होते हैं वेस्टर्नर्स से, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो टैन होती है, पिगमेंटेशन होती है, स्किन बर्न नहीं होती है. जो वाइटर कलर्स के हैं जो वेस्टर्नर्स हैं या ऑस्ट्रेलियंस हैं, वहाँ उनकी स्किन बर्न होती है. सो अगर वो सनस्क्रीन ना लगाएं उनको स्किन कैंसर, मेलानोमा, जो कि एक्चुअली फेटल भी हो सकता है, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. इंडियन स्किन में एजिंग होने लग जाती है. जो धूप है, बिकॉज यूवी रेज पड़ती हैं वो स्किन को एज करने लग जाती हैं. कोलाजन जो हमारे स्किन में नॉर्मली होता है उसको इलास्टिन में कन्वर्ट कर देती हैं एंड देन योर स्किन स्टार्ट्स एजिंग. तो मेरे हिसाब से लगाना चाहिए आपको. आई थिंक इट इज़ एन गुड एडवाइस बाय योर डॉटर्स कि सनस्क्रीन, बिकॉज मैं, बाय द वे आई एम ऑल्सो ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरे डैड और मेरे मॉम भी लगाने लगते हैं, वो भी नहीं लगाते हैं इवन दो दे आर डॉक्टर्स. Right. Okay, so I'll try and be more regular with it. Great. So now coming back to the career part or the profession in medical,
मेडिसिन. सो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? So future plans. So currently I am in working in SMS. So I will be working there. The good part about in SMS is कि you can actually do your own thing as well. SMS के साथ साथ अपना अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. बिकॉज कई बार आप चाहते हैं कि आप अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स, यू कैन डू अ लॉट, यू कैन ट्रीट अ लॉट मोर पेशेंट्स एज वेल. So the plan is to continue with SMS and maybe venture into that as well. I also post a lot of educational videos over Instagram. Yeah, तो I think I want to continue with that. जिसके अंदर the goal is very simple कि लोगों को एक सही scientific education मिलनी चाहिए from the right person. Because इतने सारे स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स हैं who do not have any qualification at all. एंड दे मिसगाइड पीपल लाइक एनीथिंग. वो बहुत मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं बेसिकली. कमिंग फ्रॉम यू आई एम श्योर इट विल बी वेरी यूजफुल एंड वी वुड वांट कि आपका जो लिंक होगा वो हम यहाँ पर नीचे दे देंगे सो दैट पीपल कैन हैव advice from somebody who actually knows what it is. Great. So you do plan to venture or come up with something of your own as well. Yes, that is the plan in the future. Great. So now coming to students, जो भी students ये podcast देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि जैसे आपने नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो तो बता ही दिया, बट फाइनेंशियली किस तरह से ये प्रोफेशन आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है? सो फाइनेंशियली, सो इफ़ यू आर इन, ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट उसमें हैं तो यूजुअली सैलरीज अराउंड 1.5 2 lakhs 2.5 तक, इफ़ यू बिकम सीनियर प्रोफेसर उतनी होती हैं. But if you have your own thing, the sky is the limit. So I have a lot of my seniors who have their own clinics in Delhi, even in Jaipur. So some of them have a turnover of 4 crores per month from one clinic. Per month? From one clinic. That's a lot. So इसमें sky is the limit because it depends on कि आप how good you are and how you are able to reach as many people as you can. So sky is the limit, but yes, you'll end up, but आई थिंक फोकस फाइनेंसिस केवल नहीं होना चाहिए. इफ़ यू एंड अप फोकसिंग कि भाई मुझे पैसा ही कमाना है, तो आप ना मैल प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा गुजरने लग जाते हो आपका. बट मेरे को ऐसा लगता है इफ़ यू आर, आप सही तरह से फोकस रखें कि भाई पेशेंट सही होना चाहिए, उसके मिनिमम पैसे के अंदर वो पेशेंट सही होगा, तो देन यू वुड एक्चुअली फाइंड कि वो पेशेंट बार बार आ रहा है और 10 लोगों को लेके आ रहा है. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस लॉन्ग टर्म में एज अ डॉक्टर फाइनेंस बढ़िया है, बट अगर आप केवल फाइनेंसेस के लिए घुस रहे हो, दैट इज़ नॉट द राइट फील्ड मेरे हिसाब से. So opportunities are many. Now coming to one major challenge that you see in your life as a doctor. सो आई थिंक आई एम लकी कि मेरे पास आई हैव द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स कि भाई यू कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैन कम लेट. सो आई एम लाइक 30 years old right now. A lot of people who would have done their say engineering from the topmost colleges of India, like I have done from my medical college, they would have earned much more than me by now. Even at 30 you have to still build up everything in a doctor. So as a doctor you end up, you know, earning a bit later as compared to wo. That is one thing, but I believe the job satisfaction as a doctor is a lot more than most of my engineering colleagues. They would do their 9 to 5 and most of them are not really happy with what they're doing. They're just doing for the money. As a doctor you are satisfied when you're treating the patients, you're satisfied when you learn something new. So even now अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी रोज़ मैं कोशिश करता हूँ कुछ मैं नया सीखूँ, कोई नई रिसर्च आई है वो पढूँ, कोई नई टेक्निक आई है वो मैं पढूँ. सो दैट इज़, ये एक चीज़ है जो एक डॉक्टर की है कि जो ज़िंदगी भर सीखता रहता है, तो उसका एक अलग मज़ा है अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल चैलेंज. दैट इज़ ट्रू बिकॉज दिस रिमाइंड्स मी कि मैं जब कोविड में एसएमएस हॉस्पिटल हेड कर रहा था मैं कोविड मैनेजमेंट के लिए. सो उस टाइम पे मैंने डॉक्टर्स की जो लाइफ में चैलेंजेस ऑफ कोर्स थे, बट उनका जो डेडिकेशन देखा, तो 2 डिपार्टमेंट्स थे जिनके लिए मेरे दिल में पहले भी बहुत इज्जत थी बट और ज़्यादा हो गई. वन वाज ऑफ कोर्स डॉक्टर्स, अदर वाज पुलिस डिपार्टमेंट, जिसके बारे में बहुत आसानी से हाँ उल्टा सीधा बोल दिया जाता है, बट कोविड के टाइम पे जितनी
मेहनत और जितनी डेडिकेशन से अलॉन्ग विद डॉक्टर्स पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरा मैनेजमेंट संभाला था, वो किसी और डिपार्टमेंट के बस की बात नहीं है. आई बीइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, आई वाज वर्किंग फॉर स्टैंड, सो आई नो इट. सो ये जो आपने बोला जो एक जॉब सेटिस्फैक्शन है, वो आई एम प्रीटी श्योर कि जब आप डॉक्टर होते हैं तो जितना आपको मिलेगा उतना शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगा. और यहाँ पर एक चीज़ और, जो जनरली हम जब जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास तो हम लोग घबराए हुए होते हैं कि यार डॉक्टर को कुछ भी ऐसा हम लोग नहीं पूछ पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं. थोड़ा एक डर रहता है कि उन्होंने जितना बोल दिया उतना ठीक है. तो ये एक जो ख़ास तौर पे कुछ केसेस भी जैसे कभी कभी सुनने में आते हैं कि पेशेंट और डॉक्टर का झगड़ा हो जाता है. सो वो किस तरह से आप डील करते हैं कि कोई इस तरह से कभी हाइपर हो जाएं पेशेंट्स, या इस तरह के चैलेंजेस भी कभी रहते हैं? हाँ, सो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट इशू है, तो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है. उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर्स की भी रहती है. सो क्या होता है, समटाइम्स स्पेसिफिकली गवर्नमेंट उसके अंदर वी आर सो ओवरवर्कड कि हम वो एम्पैथी नहीं दे पाते हैं उस पेशेंट को जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टाइम ही नहीं है. लॉट ऑफ द डॉक्टर्स जो रेजिडेंट्स होते हैं वो 30-30 घंटे बिना रुके काम कर रहे हैं, बिना सोए काम कर रहे हैं. सो उस केस में आप सोचें कि हाउ कैन यू फंक्शन इन अ बेटर वे, कि आप इतने एम्पैथेटिक कैसे रहोगे. कोई इंसान अगर हमें सपोज करो एक दिन 6 घंटे 8 घंटे से कम सोने मिलता है, हम इतना चिड़चिड़े हो जाते हैं. बट दे आर ऑन ड्यूटी फॉर मोर देन 30 years, समटाइम 30 hours 48 hours. वो बड़ा चैलेंजिंग है. एंड सेकेंडली इंडिया में कई बार क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कई बार फेलियर्स होते हैं उसके लिए डॉक्टर्स को ब्लेम कर दिया जाता है, बिकॉज दे आर मेड द स्केप गोट्स इन अ लॉट ऑफ द टाइम्स कि भाई ये इनकी गलती है, जबकि डॉक्टर का काम तो ट्रीट करना है, राइट. एंड इंडिया के अंदर इवन सो अभी रिसेंटली एक 2-3 रिपोर्ट चली थी, एम्स दिल्ली के बाहर का, वो दिखा रहे थे कि पेशेंट्स कैसे वेट कर रहे हैं. सो अब क्या है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी obviously it is developing, in the developing phase. It needs to develop a lot more. It needs, because हमारे पास एम्स के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ से पेशेंट आते थे which should have been treated there itself, and they have to sleep and they have to go through all the hardships as well. So I think दोनों तरफ ही प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ ही लोग परेशान होते हैं, and then it leads to the problem and violence against doctors. So thank you so much, Dr. Iftikhar Khan. It was a pleasure talking to you. आपने बताया कि किस तरह से आपने नीट क्रैक किया, किस तरह से एम्स में आपने टॉप रैंक पाई, और आपकी MBBS जर्नी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जर्नी, और उसके बाद कैसे आपने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया और अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स एज वेल. सो इस एपिसोड को जो लोग देख रहे हैं उनको ये भी जानने को मिला होगा कि एज अ डॉक्टर लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं. सो आई एम प्रीटी श्योर इस एपिसोड को देखने के बाद जो भी स्टूडेंट्स डिसीजन लेंगे दे विल बी बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट मेडिसिन एज अ प्रोफेशन. एंड फॉर दैट वंस अगेन मैनी थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग आउट टाइम. नो, थैंक यू सो मच, मुझे भी अपनी स्टोरी बताने देने के लिए. एंड ओवरऑल द कॉन्वर्जेशन वाज रियली नाइस एंड रियली फ्रेंडली. मज़ा आया.